सर आपका माइक बंद है। सर आपका माइक बंद है। Sir, your mic is mute. हाँ रिदा बेटा, अब आवाज आ रही है मेरी? जी पहला सर अब आ रही है। सुनता हूँ। Yes, sir. अच्छी बात है कि मैं म्यूट था, वरना यहाँ पे क्लास में बच्चे कुछ अजीब बातें कर रहे थे। अच्छा अब देखो सर बेटा, आप लोग क्वेश्चन रेट, दिखा दें, ऊपर कर दें। ये है जी रेशो मेथड का क्वेश्चन। आप लोग बताओगे क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम करेंगे 20 सेकेंड 50 ड्रॉप्स और रेशो मेथड लगा दें। लिखो लिखो 50 ड्रॉप्स तो कितने सेकेंड्स? 20 सेकेंड्स, तो 1 ड्रॉप का टाइम कितना होगा? 1 ड्रॉप का टाइम टी। रेशो मेथड टी इज इक्वल टू, इस पे लगाएंगे रेशो मेथड, 50 टाइम्स टी इज इक्वल टू 20 टाइम्स 1। तो टी आ जाएगा 20/50, ये आ जाएगा 0.4 सेकेंड, यही आ रहा है ना? तो एक ड्रॉप या कॉन्जेक्टिव ड्रॉप्स के इन बिटवीन जो गैप होगा इट्स 0.4 सेकेंड्स। हो गई समझ? 0.4 सेकेंड। चले जाए आगे। अच्छा जी आगे चले गए बेटा, वो इसलिए कि अगर आप सेंटेंस पढ़ें, अ स्टूडेंट measures time for 50 drops to fall from the tap. The time for 50 drops to fall is 20 seconds. 50 drops are falling in 20 seconds. What is time for one drop? तो रेशो मेथड ना, 50 drops in 20 seconds, one drop in x या t seconds, ये चल रहा है ना। 50 लेट हो गए हो, ड्रॉप्स आर इन 20 seconds। अब्बास आज आया हुआ था, उसने क्लास बंक की है ए लेवल की, उसके घर आज कॉल जाएगी। 1 ड्रॉप इज टी सेकेंड, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। अच्छा अब आगे चले गए। द स्टूडेंट कलेक्ट द स्टूडेंट्स कलेक्ट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर। द स्टूडेंट measure the volume of water they collected. State the term for the equipment that is suitable for the measurement of volume. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लैब में आप क्या यूज करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर ना, लिख दो। और क्या लिख सकते हैं? नहीं नहीं, सिलेंडर से करते हैं, बीकर से तो बहुत मतलब जनरल बीकर नहीं है, सिलेंडर है। सर कोई पिपेट अब मेजरिंग, ब्यूरेट वगैरह नहीं लिखना। ब्यूरेट से भी कर सकते हैं, ब्यूरेट से भी कर सकते हैं। अच्छा, इन अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट एंड अदर स्टूडेंट कलेक्ट्स 0.21 kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस वाटर। हाँ जी, अगर उसने 0.21 kg वाटर कलेक्ट किया तो उसका वेट क्या होगा? तो लिखो W इज इक्वल टू mg। क्या लिखना है बेटा? W इज इक्वल टू mg। m कितना है? 0.21। और g कितना है? 9.8। वर्किंग करके क्या आ गया? 2.058। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूं होता है, हाँ बताओ। नहीं नहीं कर सकते, पुराने सिलेबस में 10 था, नए सिलेबस में 9.8 है। तो
एक बात और मुझे बताएं, 0.21 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। 9.8 में भी कितने हैं? 2। अगर वैल्यूज में 2 होंगे तो आंसर में भी 2 लिखेंगे। तो अगर हम आंसर को लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अच्छा एक ज्यादा लिख सकते हैं। अगर अगर आपकी वैल्यूज में है 2 तो आंसर 3 में लिख सकते हैं, 2.06। सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक अलग से क्लास कर लेंगे बाद में। हो गया यहां तक? आगे चले गए। अब ये क्वेश्चन है जो हम थोड़ा तेज करते हैं। 4 students P, Q, R, and S each attempt to measure the time for one complete oscillation of a pendulum. Arrows show the movement of the pendulum that each student times. State the student who has chosen the correct movement of one period of the pendulum. इसमें से वन पीरियड कौन सा है? अच्छा एस, हाँ ठीक है, एस ने करेक्ट टाइम सेलेक्ट किया है। अच्छा अगला पार्ट। An other student uses a stopwatch to measure the time taken for 50 periods of the pendulum. Figure 2.2 shows the time taken on the stopwatch. अच्छा, calculate the time for one period of the pendulum, giving your answer to 3 significant figures. वो कहता है ये टाइम जो है ये कितने ऑसिलेशंस का है? वन पीरियड का है ना? अच्छा नहीं नहीं, वन का नहीं है, ये ज्यादा का होगा, 50 का है। तो पहले हम ये टाइम निकालते हैं कि है कितना। टाइम इज, अच्छा वन हो गया मिनट, मिनट कितने हो गए? बल्कि नहीं, ये जो स्टॉप वॉच है ये आवर्स में भी जा रही है, आई थिंक आवर्स है या नहीं है इसमें? अच्छा मिनट्स लिखा हुआ है। अच्छा ये उसने लिख दिया मिनट्स, ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया। अच्छा वन हो गए मिनट, 1 मिनट प्लस सेकेंड्स कितने हो गए? 23 हो गए सेकेंड्स। ये कॉमन स्टॉप वॉच से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये जो 37 है ये ऊपर आया करता है ना, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। प्लस 37 जो है वो 1/100 होगा। समझ आ गई बात या दोबारा बताऊं? वन हो गया मिनट, ये जो वन है ये क्या हो गया? मिनट। 23 जो है ये हो गए सेकेंड्स। ये कॉमन स्टॉप वॉच से थोड़ी सी डिफरेंट स्टॉप वॉच है। और 37 जो है ये 1/100 सेकेंड है इसका यूनिट। तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा फिर 1 टाइम्स, अगर सेकेंड में चलेंगे, 60 प्लस 23 प्लस 0.37। तो मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा 83.37। और 50 ऑसिलेशंस है ना, तो टाइम पीरियड इज 83.37 और ऑसिलेशंस कितनी है? 50। अब्दुल हसन आंसर बताओ। वो क्यों? नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं। उसने जो बात बताई हुई है उसको फॉलो करेंगे। देखें उसने ये कहा हुआ है कि मैं बताता हूं, ये पहले देखो। एन अदर स्टूडेंट यूजेस अ स्टॉप वॉच टू मेजर द टाइम टेकन फॉर 50 पीरियड्स। उसने स्ट्रेट अवे 50 पीरियड्स कहा हुआ है। तो ये जो टाइम है ये 50 पीरियड्स का है, 50 t का है। अब देखते हैं टाइम है कितना। टाइम है 1 × 60 प्लस 23 प्लस 37/100। इसका आंसर आ जाएगा 83.37। तो 50 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड्स इज 83.37। अब्दुल्ला टाइम पीरियड आ जाएगा, हाँ 83.37/50 कितना? 1.662 और ये सेकेंड्स कर दिया। हाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 1.66। अच्छा अगर आप कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंफ्यूज हो जाए तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज सेम। तो बेटा आप लोग बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। 1.67 सेकेंड्स। चलें जी, ये राउंड ऑफ सब कुछ करके हो गया। सर आगे वन चलिए, पॉइंट कर लिया सिक्स सिक्स कॉपी? सेवन फोर अच्छा अब आ गए इस क्वेश्चन पे। सर वो ऊपर वाला The बी पार्ट student समझा measures दें। the displacement of the pendulum bob from its rest position. The displacement is 16.5 centimeter as shown. State the displacement in millimeters. आप सर वो displacement बी को पार्ट millimeter समझा में दें। state करें। 1 सेंटीमीटर इज कितने मिलीमीटर? 10। तो मिलीमीटर के लिए इनटू क्या करेंगे? 10। तो ये हो जाएगा 165 मिलीमीटर।
तो यहां पे हमने कर दिया 165। हो गया कॉपी। अच्छा, अब इजी वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, हम जाते हैं हार्ड क्वेश्चंस पे। इस वर्कशीट के आखिर पे चले जाओ, बैकवर्ड करते हैं क्योंकि सबसे आखिर में सबसे हार्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इजी क्वेश्चन करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हार्डर वन से बैकवर्ड जाते हैं। ये क्वेश्चन हम वेक्टर्स में कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम वेक्टर्स में कर चुके हैं। सबसे जो आखिरी क्वेश्चन है वो वेक्टर्स में हम कर चुके हैं, तो इसके फोर्थ पे चले जाओ। ये वाला आई थिंक शायद हम नहीं कर चुके, या कर चुके तो फिर नहीं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा लिख लो ना यार। अ फिजिकल quantity that has a magnitude and direction. A physical quantity that has a magnitude and direction, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। ठीक, वहां से आ जाएगा तुम्हें नजर? जी सर। आ जाएगा मेरा ख्याल है कि देख लो, अगर वहां से नजर आता है तो मुझे कोई मसला नहीं है, वरना इधर जगह पड़ी हुई है। मलिक को भी साथ ले आओ, कोई मसला नहीं है। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। अच्छा बच्चों, a list of vector quantities and their SI units are given in the following table. वेट वेक्टर या स्केलर, जल्दी बताते जाओ। वेट वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। वेट का यूनिट न्यूटन। अच्छा, उसके बाद मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होगा? अगर आप स्पीड लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा, बताओ क्यों? हाँ, उसने कहा हुआ है वेक्टर्स, उसने कहा हुआ है वेक्टर्स। अच्छा, अगर मैं स्पीड लिख दूं नंबर मिलेगा या कटेगा? कटेगा। वजह उसकी, स्पीड का यूनिट तो मीटर पर सेकंड, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो अगर उसने कहा वेक्टर तो फिर क्या लिखेंगे यहां पे? वेलोसिटी। नहीं बेटा, उसका मीटर होता है। अब यहां पे आप लोग फंस गए, न्यूटन मीटर पर सेकंड। नहीं, आप सोचो और बताओ। सर मुझे बताओ। ग्रेविटी नहीं, सीरियस हो जाओ, ट्राई करो, इसका बताओ ना। न्यूटन मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होगा? एक सेकंड एक सेकंड, तुक्के ना मारो। अब मैं बोलता हूं, सुनो ना, सुनो। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो वेट कर लो, तुक्के नहीं मारने होते। अगर आपको कोई चीज लॉजिकली आती है एंड यू आर कॉन्फिडेंट तो आंसर करो, नहीं हो तो फिर तुक्के ही मार लो ना। बेटा आप लोग ना फिजिक्स की किताब ना लिखो, ठीक है? अब मैं बोलता हूं, सुन लो। अगर किसी चीज का यूनिट आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप यूनिट को एज अ पजल सॉल्व करेंगे। आ जाओ तुम पढ़ा लो, बताओ। बेटा आप बहुत ही अच्छे इंसान है, अब आप चुप कर दे। अच्छा देखो, अब अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमने एक्सप्रेशन बोला है ये क्या सोच के बोला है? ये मैं ऐसे एक बात कर रहा हूं। अच्छा, अब बोलना नहीं, आप सिर्फ सुनो। इसको आप सॉल्व करेंगे एज अ पजल, ठीक है? अब पहले आप न्यूमरेटर पे फोकस करें, न्यूटन इनटू मीटर। अब बात सुनिए, न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन होता है फोर्स, मीटर होता है डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल क्या होता है? सोच के बताओ। फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल अगर आपने O3 में पढ़ा हुआ है या कहीं पे कुछ पढ़ा हुआ है या 7th क्लास 8th क्लास का भी पढ़ा हुआ है, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल वर्क होता है। फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल क्या होता है? वर्क। जब भी आप फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू द वर्क। ठीक, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। नीचे आ गया सेकंड, वर्क ओवर टाइम क्या होगा? वर्क ओवर टाइम होगा पावर। ये पावर का यूनिट है। मैं फिर से बता देता हूं, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। और अगर कोई चीज नहीं आती तो फिर सबसे अच्छा जो काम होता है वो होता है मुंह बंद करके रखना, ठीक है? अगर कोई चीज आती है तो आंसर करो, नहीं आती तो पाकिस्तानी काम नहीं लगाना, खामोश हो जाते हैं। न्यूटन मीटर ओवर सेकंड, ठीक है? सबसे बेहतर यह होता है कि आप यूनिट्स को ना क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लो। जैसे न्यूटन किस चीज का यूनिट है, जल्दी से बताओ। अब्दुल्ला, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का ना। मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। और सेकंड का टाइम। समझिए मैंने क्या किया है, यूनिट्स को बैकवर्ड क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लो। फोर्स और डिस्टेंस किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्टेंस होता है वर्क, और नीचे है टाइम।
अब वर्क ओवर टाइम क्या होता है? पावर। तो बैकवर्ड सॉल्व करके हम पावर पे पहुंच गए। आ गई समझ? ये डिफिकल्ट, ये क्या था? डिफिकल्ट। अब आगे चलते हैं। कंप्लीट द इंफॉर्मेशन मिसिंग फ्रॉम द टेबल वी डिड दैट। ये हार्ड क्वेश्चन में है ना, इसीलिए हार्ड क्वेश्चन में है। Gravitation fields. हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है जी। इसके दो यूनिट्स होते हैं। कितने होते हैं? दो यूनिट्स। एक तो इसका होता है कॉमन यूनिट जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक इसका और भी यूनिट होता है न्यूटन पर केजी। तो जी के दो यूनिट्स होते हैं, दोनों वैलिड है। एक क्या होता है? न्यूटन पर केजी अब्दुल्ला, एक होता है न्यूटन पर केजी, दूसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये दोनों यूनिट इक्विवेलेंट हैं। इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये इक्वल आ जाते हैं। तो कोई बच्चा अगर लिखेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी ठीक होगा। कोई बच्चा और करके अगर न्यूटन पर केजी लिखेगा तो भी ठीक होगा। दोनों भी लिख सकते हैं और करके। सही हो गया? अच्छा, अब आगे चले गए। A horizontal force of 136 Newton acts to the right. A vertically downward force of 54 Newton acts on an object perpendicularly to another. ये वैसे perpendicularly ना भी बताए तो it's obvious. Right और vertically downwards है ही perpendicular. अगर फर्ज करें वो perpendicular ना भी कहे तो we know that it's perpendicular. By use of a scale drawing, नॉट बाय कैलकुलेशन। अब यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन 22 से पुराना होगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे, अगर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम उसके मेथड से कर लेते हैं, स्केल बना लेते हैं। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, ये नहीं कि स्केल ड्राइंग आपके सिलेबस में नहीं है, ये है कि पहले कंपल्सरी होती थी, अब ऑप्शनल है। अभी भी आपके सिलेबस में है और एग्जामिनर कह भी सकता है, और तो उसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसको जाके पकड़ तो नहीं सकते ना कि आपने क्यों कह दिया है। तो आपको आनी चाहिए। हाँ बताओ। हम इसको scale drawing से बगैर solve कर सकते बगैर कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर इस तरह लिखा होगा फिर नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं अगर पेपर में हो कि बाय एनी मेथड। अब यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन लग गई है ना। हैं। लेकिन अब वो restriction है नहीं तो अब वो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन अगर एग्जामिनर पेपर में वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, फर्ज करें एग्जामिनर कोई बुढ़ा बाबा है जो नया सिलेबस देखता ही नहीं है, वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन कैम्ब्रिज वाले भी सही खोते अंग्रेज होते हैं। सॉरी, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जो चीज सिलेबस में ऑप्शनल भी है वो भी करनी चाहिए। गोरे आजकल ना अजीब हो चुके हैं, ठीक है, तो हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ना हो कि हम कुछ छोड़ के चले जाएं। ऑप्शनल तो है ना, सिंस ऑप्शनल है, ये नहीं कि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, सिलेबस में है, कंपल्शन नहीं है, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, अब दो वेक्टर्स क्या हो गए? 36 न्यूटन और 54 न्यूटन। चले जी लिखते हैं। 136 न्यूटन लिखो जरा। 136 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, 54 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कंपल्शन क्या लगा दिए? स्केल ड्राइंग। चलें हम स्केल ड्राइंग से सीख लेते हैं। अगर ये कंपल्शन लग भी जाए तो हमें आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप स्केल बनाओ। अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूं। 100 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर। अब्दुल्ला, गुड और नॉट गुड? सो 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ये भी थोड़ा थोड़ा सही स्केल नहीं है, क्योंकि अगर हम 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर करेंगे तो भी 136 13.6 हो जाएगा। 13.6 कितना होता है एक बार देख लेते हैं। अगर मैं 13.6 को हाईलाइट करता हूं कि कितना होता है, फिर आप डिसाइड करो कि बेटा 13 बहुत बड़ा है। आप खुद देखें 13.6 बन रहा है यहां से लेके पेज से बाहर निकल गया है। सो 13 सेंटीमीटर की लाइन लेना फिजिबल है या नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि 10 न्यूटन फिजिबल नहीं है तो 20 न्यूटन। मुझे लगता है 20 न्यूटन इज अ गुड स्केल। मलिक, आप कोई ऑप्शन बताओ। मुझे 20 ठीक लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, वो ये कि क्वेश्चन ये बन सकता है, सुनो जरा, कि हमें क्या पता कौन सा स्केल बनाए। तो आप बैकवर्ड में चलो, आप लेंथ पहले डिसाइड कर लो और स्केल बाद में डिसाइड करो। जैसे आप ये कह दें कि हम इसको बना देते हैं इतनी सेंटीमीटर, तो उससे आपको स्केल मिल जाएगा। जैसे 136 इज द बिगर लेंथ। अब बिगर लेंथ को हमेशा एक स्केल पे सेट कर लो। सबसे जो बड़ा वेक्टर है, मुझे बताएं 54 और 136 में से बड़ा कौन सा है? 136। तो आप बजाय इसके कि खुद से स्केल रेंडमली सिलेक्ट करें,
अब हर बार बड़े वाले वेक्टर को कर लो 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी फिक्स कर लो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम अपनी सबसे बड़ी लाइन को सेट कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर और उससे बैकवर्ड स्केल बना लेते हैं। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? जैसे हम यहां से चलते हैं, 136 न्यूटन इज, क्या कर ले, 10 सेंटीमीटर, 8, आई थिंक 10 इज गुड इनफ, 10 कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इससे हमें बैकवर्ड में स्केल मिल जाएगा, 54 उस स्केल को फिर 54 पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब रूल क्या हुआ? रूल ये हुआ कि सबसे जो लंबा वेक्टर होगा वो 10 सेंटीमीटर। जो मर्जी वैल्यूज हो, हम उन वैल्यूज को देखेंगे नहीं, हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 10 और बाकी स्केल उसके हिसाब से बना लेंगे। तो 136 को अगर 10 कर देंगे तो स्केल क्या बन गया? फिर स्केल बन जाएगा 136/10 न्यूटन is 1 centimeter. So this is a scale. 13.6 Newton is 1 centimeter. मैं यहां तक रोक गया, बात समझ आ गई? अब स्केल का सिंपल रूल, सबसे बड़ा वेक्टर 10 सेंटीमीटर, बाकी सारे वेक्टर उसी स्केल पे बनाएंगे। अब मुझे बताएं, अगर ये स्केल बन गया, 54 का क्या स्केल बनेगा? 54 न्यूटन को x कह दो, ठीक? या फाइंड कर लेते हैं। मेथड ये होता है, जो स्केल आप बना चुके हैं फिर सारी फोर्सेस को स्केल पे डिवाइड करना होता है। 54/13.6, बताओ क्या आ गया? 3.97 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 4। पेज पे 4 ही बनाएंगे, ठीक है ना? लिखेंगे 3.97, 3.97 सेंटीमीटर। आ गई समझ? अच्छा, अब हम ये करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की, और एक लाइन बनाएंगे 3.97 या 4 सेंटीमीटर की। तो बनाते हैं जी। ये जो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये किस तरफ होगी? राइट पे ना। और जो 3.97 सेंटीमीटर वाली लाइन है वो किस तरफ होगी? डाउनवर्ड्स। ठीक हो गया? अब रूलर पकड़ा और पहले हम बनाते हैं लाइन कौन सी? जो कि है 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। बेटा आपस में बात ना करो। अच्छा, आप लोगों के पास रूलर आई थिंक नहीं होगा, तो बस लेबल करते जाओ, फिर आगे समझ यहां तक लेबल करते जाओ। अब ये 0 से किया स्टार्ट, 0 से लेके 10 तक, 0 से किया स्टार्ट, 0 से लेके 10 तक। ये मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? 136। 0 से लेके 10 तक, इसको आप लेबल कर दो कि दिस इज 10 सेंटीमीटर की लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग 136 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग 136 न्यूटन। आगे समझ? अच्छा, अब दूसरी लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3.97 सेंटीमीटर, उससे डाउनवर्ड्स एट 90 डिग्रीज। तो पहले हम 90 डिग्रीज चेक कर लेते हैं। ये हम चले गए 90 डिग्रीज पे, ठीक है? प्रोटेक्टर से चेक करना है, अंदाजे से नहीं बनाना, अंदाजे से नहीं बनाना। चाहे आप जितने मर्जी एक्यूरेट हैं, यूज प्रोटेक्टर, एग्जैक्ट 90। एग्जामिनर चेक करेगा अगर टू द स्केल होगा। तो अब 3 पॉइंट कितना, हाँ जी, ये मैं आ गया 0 पे, इससे मैंने जाना है 3.97 जो कि तकरीबन होगा कितना? 4 होगा। तो 3.97 दैट इज तकरीबन 4। सही एग्जामिनर ये नहीं चेक नहीं करेगा बेटा, 3.97 और 4 का डिफरेंस चेक करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। 0.03 सेंटीमीटर कहां से वो चेक करेगा? 0.3 मिलीमीटर चेक नहीं कर सकते। हो गई बात? अब ये हो गया 3.97 सेंटीमीटर इज, तुम्हारे ऊपर ना इसका असर हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, 54 न्यूटन। बेटा कर दिया? अच्छा, अब रिजल्टेंट कहां पे होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। फर्स्ट का टेल, लास्ट का हेड, फर्स्ट का टेल, लास्ट का हेड। अब बनाओ इसका रिजल्टेंट, और रूलर से बनाएंगे ना, क्योंकि टू द स्केल चल रहे हैं अब, और कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, सब कुछ रूलर के साथ। तो ये हमने बना दिया रिजल्टेंट। अब हम रिजल्टेंट की फाइंड करेंगे लेंथ, और वो भी किसके साथ? रूलर के साथ। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। इसका एरो किस तरफ होगा? इस तरफ, फ्रॉम टेल टू हेड। सही हो गया? अच्छा, अब हम इसकी लेंथ देखते हैं।
बेटा इसकी लेंथ है, अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो इसकी लेंथ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी लेंथ मुझे कुछ 10.9 लग रही है। बड़ा करूं? अगला बड़ा कर दिया, देखो 1 सेकेंड, ये 0 यार भाग जाता है ना, वो डिजिटल है ना, ये 10.8 लग रहा है मुझे तो। हाँ जी 10.8 है। 10 अच्छा वो थोड़ा सा फर्क आता रहेगा। चले मेरे पास आ रहा है 10.8, इतना फर्क आएगा बच्चों। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग, पहले स्केल लिखो। 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग, क्या स्केल था? 13.6 न्यूटन। स्केल को दोबारा लिख दो, सर 13.6 न्यूटन। अभी हमारी जो लाइन है वो है 10 पॉइंट, चले जिसका 10.5 है वो 10.5 लिखे, जिसका 10 पॉइंट जो भी है वो लिखो। 10 पॉइंट मेरा तो 8 आ रहा है। 10.8 सेंटीमीटर इज x न्यूटन्स। अब इस x को फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। x की जगह हम रिजल्टेंट को जनरली r कहते हैं वैसे, तो r हो जाएगा 13.6 इंटू 10.8। अब्दुल्ला आंसर बताओ। 146.88 न्यूटन, दैट विल बिकम 147 न्यूटन। सही हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 147 न्यूटन। डन। अच्छा अगर हम इसी क्वेश्चन को वो थ्योरम से करते हैं, फिर क्या आना था? आंसर वेरीफाई कर लो ना। 13054 अंडर रूट क्या आ रहा है? कितना यार? कैलकुलेटर से 136 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर, किस दुनिया में हो? मैं कह रहा हूं कि अगर हम डायरेक्टली करें 136 न्यूटन, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस हम करें 54 का स्क्वायर 146.32। 146.32, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, जो कि समझ भी आता है। टू द स्केल करेंगे तो थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ जाएगी। अच्छा अब हम चले गए अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारे पास, डायरेक्शन भी पूछी हुई है, डायरेक्शन के लिए एंगल देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब चले गए जी ऊपर। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? वेक्टर्स का है। हाँ जी ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये कल किया था। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, नहीं अभी हम वेक्टर्स का एक और क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको खुद से दूंगा, आपने करके देना होगा। एक वेक्टर्स का क्वेश्चन लिखो, जो कि मैं खुद से आपको दे रहा हूं, आप करके देंगे। लिखो कि a car is driven a car is driven 544 kilometer towards east. Then it is driven 280 kilometer towards south. 280 किलोमीटर्स। अच्छा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यूज अ सुटेबल स्केल, use a suitable scale to represent the resultant displacement by head to tail method. By head to tail method. अच्छा स्केल आप लोग बना दो, ड्राइंग मैं बना दूंगा, स्केल आपने खुद बनाना है। Select a suitable scale या use a suitable scale to represent the resultant displacement by head to tail method. Again अगर हम कंफ्यूज हो गए तो क्या रूल डिसाइड किया था? Intensity. हाँ
सबसे जो लंबी लाइन है वो 10 सेंटीमीटर, उससे स्केल बन जाएगा। करो। तो क्या स्केल बनेगा फिर? 544 किलोमीटर इज 10 सेंटीमीटर, उससे स्केल बन जाएगा 544 किलोमीटर इज 10 सेंटीमीटर। सो सबसे लंबा वेक्टर 10 सेंटीमीटर। अब्दुल्ला ठीक हो गया? डन। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर फिर कितना हो गया? ये हो गया 54.4 किलोमीटर। 10 पे डिवाइड हो गया ना, 544/10। तो 1 सेंटीमीटर इज 54.4 किलोमीटर। अच्छा, अब आते हैं जी अगले वेक्टर पे, 280 पे। 280 को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर्स में, क्या आ जाएगा? इट विल बी 280 बाय द स्केल। स्केल ये है ना, दिस इज द स्केल। स्केल होता है जिसपे हम 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लिखते हैं ना कि इतने किलोमीटर या इतने न्यूटन 1 सेंटीमीटर, वो स्केल होता है। तो 280 बाई 54.4 क्या आ गया? 5.14 सेंटीमीटर। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई 5.14 सेंटीमीटर। अब एक लाइन होगी 10 सेंटीमीटर। हाँ बताओ। 1 सेकेंड किसको? RF 5.147 जी, 5.15 15 होगा ना फिर, 5.15 सेंटीमीटर। 5.15 सेंटीमीटर। अब हमने सबसे पहले ड्रॉ करनी है डायरेक्शंस। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करनी है? डायरेक्शंस। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट साइड पे वेस्ट। पहले गाड़ी को हमने ड्राइव किया था टूवर्ड्स ईस्ट, और कितना डिस्टेंस? 544 किलोमीटर, और हमने टू द स्केल बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स ईस्ट, और कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर होगा, जीरो से स्टार्ट करके, ये 0 और ये 10। दिस 10 सेंटीमीटर is representing the first vector of 544 किलोमीटर। ये इस तरह लिख सकते हैं कि this 10 सेंटीमीटर is representing 544 किलोमीटर। उसके बाद साउथ के टूवर्ड्स या नॉर्थ के टूवर्ड्स? साउथ के टूवर्ड्स ना। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्रीज के एंगल पे, ये हो गया हमारे पास 90 का एंगल, और 90 के एंगल पे किस तरफ चले गए? हम चले गए साउथ के टूवर्ड्स। तो ये, अच्छा लेंथ कितनी होगी उसकी? 5.15 ना। तो 5.15, ये 0 से 5.15, 5.1 तक। कहां तक बनाएंगे? 5.1 तक। अच्छा, थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट होगा, एग्जैक्टली एक्यूरेट बनाना इज नॉट पॉसिबल। 5.1। अब इसको हम लेबल करेंगे, ये हो गया हमारे पास कौन सा? 5.15 सेंटीमीटर। दैट इज रिप्रेजेंटिंग कितने को? 280 किलोमीटर। अगला स्टेप क्या होगा? रिजल्टेंट बनाएंगे ना। अगला स्टेप हो गया, हम बनाएंगे रिजल्टेंट। अच्छा, पहले बना देते हैं, फिर मेजर कर लेंगे जब मेजर करने को वो कहेगा। पहले तो ड्राइंग बनानी है ना। सो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को हम डी कह रहे हैं। हो गया यहां तक? अच्छा, अब ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखो और डायरेक्शन स्टेट करो। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और अब यहां पे उसने मेथड की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और डायरेक्शन, तो उसको कन्वर्ट भी तो करेंगे ना। अच्छा, डायरेक्शन फिर स्ट्रेट करेंगे। तो रूलर के साथ जो मेरे पास आ रहा है,
मेरे पास आ रहे 1 2 3 4 11 पॉइंट, अब्दुल्ला 11.4 आ रहा है मेरे पास। तो मतलब मेरे पास 11.5 या 11.6 आ रहा है। तुम्हारे पास कितना आ रहा है? मेरे पास 11.5 है। चलिए जी पहले स्केल लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मैनी किलोमीटर्स? बताओ जी। 54.4 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 54.4 किलोमीटर। सही हो गया। हमारे पास अभी कितने हैं सेंटीमीटर? 11.5। किसी के पास होंगे 11.4, किसी के पास 5, किसी के पास 6। 11.5 सेंटीमीटर इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसको डी कह देते हैं। सॉल्व करेंगे तो डी कितना आ जाएगा? 54.4 इंटू 11.5। अब्दुल्ला आंसर बताओ। 6। एक ही बात है। अच्छा 6 किलोमीटर, तो ये हो गया 625.6 किलोमीटर। अच्छा अगर आप दूसरा मेथड करते फिर क्या आना था? डी इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली हम करते 544 280, तो ये देखो 544 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर, इससे वेरिफिकेशन हो जाती है ना, उसका अंडर रूट। अब्दुल्ला इससे कितना आ रहा है? 6 11.83 किलोमीटर। कितना डिफरेंस आ रहा है? काफी डिफरेंस है ना? इस बार काफी डिफरेंस है। अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल आप प्रोटेक्टर से फाइंड कर सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। अब घुमाते हैं इसको, तो 0 180 भी होता है ना। 54 तो 36 हो गया ना। आइए समझ बेटा, 0 180 भी तो है ना, ये 180 है एक तरह से। क्या है ये? 180। अब 180 से अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो जब हम 180 से जाएंगे बैकवर्ड, ये 180 है, 0 180 भी होता है। तो इस तरफ अगर देखो ये यूं होता है, 0 है ना, ऊपर रोटेट करेंगे तो प्लस में जाएगा, नीचे रोटेट करेंगे तो 180 से माइनस में जाएगा। जैसे 1 2 3 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आएगा पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज रोटेशन में 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा। मैं इस अपने रूलर की बात कर रहा हूं, तो आप अपने प्रोटेक्टर के हिसाब से चलेंगे। तो ये हम आ गए कितने पे? 150 कितना? 153। तो 37 हुआ ना? 37 या 27? 180 माइनस 154, हाँ 27। 53 सही बोल रहे हैं बेटा आप। तो ये हो गया 27। अच्छा इस एंगल को हम tan cos sin से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। tan cos sin यूज कर सकते हैं ना? तो बताओ कौन सा यूज होगा, tan cos या sin? tan। तो अगर हम करते हैं tan थीटा, क्या बन जाएगा? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 280 और 544 ना। 280 ओवर 544, ये किसके लिए हो गया? tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आइए समझ। अगला इसका आंसर बताओ tan इनवर्स करके कितना? तो सेम ही आ रहा है। अच्छा अब इस डायरेक्शन को स्ट्रेट कैसे करेंगे? आपने नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट से डायरेक्शन स्ट्रेट करनी है। एक सेकेंड, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पे आ रहा है और ये वाला एंगल है 27, अब्दुल्ला स्टेटमेंट बताओ जल्दी से। डी इज डिस्प्लेसमेंट इज 27 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ? साउथ ऑफ ईस्ट। क्या होगा? साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा कल हम चैप्टर शुरू करेंगे मोशन, और ये वर्कशीट आपने कंप्लीट करनी है। कल नया चैप्टर शुरू। क्या चीज? आपने खुद कंप्लीट करनी है। इसके सोल्यूशन में भेज दूंगा, सोल्यूशन में भेज दूंगा, मैं डिटेल भेज दूंगा वीडियो वाला। अली भाई एक पानी की बोतल अगर दिलवा दें। अली भाई एक पानी की बोतल दिलवा दें। अल्लाह हाफिज सर। अली भाई शदीद ठंडी, उसे कहे ठंडी दे। अगर ना हो, जो जो सबसे ठंडी है नॉर्मल में, वो लेके आ।
I'm the same and yeah, so Resume